जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आपके लिए जो मध्य प्रदेश सब स्टेशन अटेंडेंस का जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट नंबर 2 का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों, जो बच्चों को डाउट हो रहा था इस बात को लेके कि सर हमारा जो आंसर की है वो ओपन नहीं हो रही है, उसमें नॉट फाउंड बता रहा है, तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है। ये आपकी समस्या नहीं है, उनके द्वारा ही लॉक कर दी गई है जो नॉट फाउंड बता रहा है। क्योंकि जो डायरेक्ट उन्होंने ये जो दिया है, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर जो आप आंसर कर रहे हैं उस बच्चे का पेपर उसने सभी सही करे, नहीं सही, सभी सही नहीं करे, ये केवल उन्होंने सही आंसर की दी है। जो कभी ऐसा होता नहीं, उन्होंने जो ऑब्जेक्शन की दी नहीं है। अब बच्चा ऑब्जेक्शन कैसे लगाएगा कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर उन्होंने बी दिया है। अब बी तो दिया है, उस बच्चे ने उस समय क्या करा था उसको तो भूल चुका है, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा तो ऑब्जेक्शन लगाएगा ना। और 100 में से उसको 80 याद है, 20 तो याद नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। ये मध्य प्रदेश सरकार व्यापम घोटाला कह सकते हैं आप, ये सारी चीजें इनके द्वारा दिक्कत है, आपके द्वारा कोई इशू नहीं। जब मैंने उनको हेल्पलाइन नंबर उस पर कॉल किया गया तो उन्होंने बोला कि हम आपको 2 से 4 दिन में ये सारे आपको वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। बस आशा दे रहे हो एक तरह से ऐसा हो जाएगा। पता नहीं क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर देंगे, आपका रिजल्ट देंगे या ऑब्जेक्शन वाली की ओपन करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इसका करा रहा हूँ दोस्तों, ये सेकंड शिफ्ट का था। बाकी अब किस तरह से ये सारी चीजें होगी वो आप ही जान सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सर नहीं रहता याद, हो सकता है आपको 80 याद है, 90 याद है, 10 क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं डाउट होगा, तो फिर कैसे ऑब्जेक्शन लगाएगा बच्चा। तो फर्स्ट हमारा जो शिफ्ट है, सेकेंड है जो सब अटेंडेंस, इनकी यहाँ फिर गलती थी 22 तारीख को पेपर, जबकि 22 तारीख को कोई पेपर हुआ ही नहीं था। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों आप नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर हमारी भर्ती का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल स्नान गृह नागर ग्रेट बाथ के लिए जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नान नागर के नाम से जाता था, जहां पर बहुत ही विशाल, जहां पर बहुत बड़ा यानी कहते हैं नहाने का वो शहर माना जाता था, उसको बोलते थे मोहनजोदड़ो। क्या बोलते थे? मोहनजोदड़ो, जो इनके द्वारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है मोहदयपुरम का चेर साम्राज्य शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये जो साम्राज्य था, चेर साम्राज्य, ये केरल में स्थापित किया गया था 9वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस ब्रिटिश वायसराय ने एलन ऑक्टेवियन हुमन के समर्थ में किया था? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में की गई थी इसमें। ठीक है, अब इसमें जो थे वो लॉर्ड डेफरिन थे। वो लॉर्ड डेफरिन कहते थे कि जो भी शिक्षित भारतीय है उनको शांतिपूर्वक फैसला लेना चाहिए हर चीजों पे। तो इसके कारण ये एलन का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा। 1907 में सूरत विभाजन का मुख्य रूप से किन निम्नलिखित 2 समूह में हुआ था? जो सूरत विभाजन हुआ था उनमें 2 समूह बने थे, एक गरम दल बना था, एक नरम दल बना था। गरम पंथी के लोग थे, नरम पंथी। गरम पंथी में थे लाल बाल और पाल। ये कौन थे? लाला राजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिंद्र पाल थे। ठीक है, ये क्या करते थे? तो ये बहुत झल्ली बहिष्कार करने लग जाते थे। ठीक है, इनका एक ही उद्देश्य था, हमको कहीं ना कहीं भाई गरम दल हम उग्रवादी, हम ढूंढने हर चीजों पे झल्ली से बहिष्कार करना। नरम दल में कौन थे? बाल कृष्ण गोखले और दादा नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे, कुछ ऐसा है ना, आप देख लेना, जी के मेरा इतना स्ट्रांग है नहीं। वो थे, वो कहते थे ब्रिटिश सरकार के समर्थन में आ जाते थे झल्ली से। तो ये झल्ली से उग्रवादी थे। ये 2 इनका विभाजन का मुख्य कारण था, सूरत विभाजन का। 5वां क्वेश्चन है साइप्रस संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना मिश्रण निम्नलिखित में किन देशों के विवादों के से संबंधित है? दोस्तों 1974 में जो साइप्रस, ग्रीस और तुर्की के राष्ट्रीय शांति संयोजन की स्थापना के मिशन संबंधित है, जो ग्रीस और तुर्की के बीच में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व में शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान का उदाहरण नहीं है। दोस्तों जो शीतोष्ण यानी ठंडे घास के मैदान कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये पेरिस, वेल्ड और डाउन्स, ये सब ठंडी घास के मैदान है।
इसमें जो सावन और बहुत पंपास ये फेमस है, जो ठंडी घास के मैदान नहीं है, ठीक है, सावाना और पंपास। 7वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी के 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की कुल ऊर्जा आपूर्ति निम्नलिखित में कुछ किस ऊर्जा स्रोत का सबसे बड़ा हिस्सा माना गया। इन्होंने बोला जो अंतरराष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने बोला कि 2022 में हमने विश्व में सबसे ज्यादा कुल ऊर्जा के रूप में किसका उपयोग किया गया। तो दोस्तों हमने ऑयल का, तेल का उपयोग किया गया है 2022 के आंकड़े के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसमें दारी और पश्तो व्यापक रूप से बोली जाती है। तो दोस्तों जो पड़ोसी देश है हमारा भारत के, ये सभी पड़ोसी देश है, ठीक है। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में बोली जाती है, ये अफगानिस्तान की कह सकते हैं हम राज्य भाषा है। राज्य भाषा एक तो है दारी और एक है पश्तो। दारी क्या है, ये फारसी वर्ड है, क्या है, फारसी शब्द से लिया गया है। ये और ये पहली हमारी अफगानिस्तान की राष्ट्रभाषा है और दूसरी पश्तो है वहां की राष्ट्रभाषा। क्लियर इतनी बात तो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो जीरो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ज्यादा शेयर करें, एक मोटिवेशन मिलेगा इससे। यदि एक थार मरुस्थल में जैसलमेर की यात्रा की जाए, यदि आप एक रेगिस्तान गए जहां पर थार मरुस्थल है, जहां जैसलमेर में यात्रा कर रहे हैं, उसमें एक आकृति दिखती है भूमि की, भू आकृति, उसमें सबसे अधिक क्या संभावना होती है। तो दोस्तों आधे चंद्रमा के आकार की एक संभावना बनती है, एक आधे चंद्रमा के आकार की रेत का टीला बनता है, रेत का टीला बनता है जिसको बोलते हैं बरखान टिब्बा। क्या बोलते हैं, बरखान टिब्बा। यह आधे चंद्रमा के आकार का बनता है। क्लियर इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 10 है, फसलों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के बड़े पैमाने पर उत्पादित अनाज फसलों से संबंधित है। तो दोस्तों भारत में बड़े पैमाने पे जो संबंधित है, सबसे पहले आता है चावल। क्या आता है, चावल। उसके बाद आता है गेहूं, गेहूं के बाद आता है ज्वार, ज्वार के बाद आता है बाजरा, और बाजरा के बाद आता है मक्का। ये सारे ऐसे हैं फसल है जो संबंधित है। तो गेहूं और चावल, ठीक है, गेहूं और चावल। क्लियर इतनी बात। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों इसको गूगल जरूर करिएगा आप, क्योंकि मैंने जब गूगल सारी चीजें करी तो मुझे ये कहीं भी आंसर समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने इसका जो आंसर देखा, ये कर्क रेखा के उत्तर में। दोस्तों कर्क रेखा के उत्तर में जब मैं गूगल कर रहा था, मेरा जीके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, तो ये कर्क रेखा के उत्तर में नाम दफा अभ्यारण्य, मैंने जब इसको सर्च कराया तो नाम दफा अभ्यारण्य है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में, वो बता रहा है। जबकि रणथंभौर तो पूर्व और पश्चिम में है। तो ये कर्क रेखा का तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, आप जरूर इसको देखें, क्योंकि मैं 100% आपको श्योर तो नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो गूगल कर रख चुका हूं, ठीक है, फिर चैट जीपीटी पे भी डाल चुका हूं, सारी चीजें मैंने इसको सर्चिंग करा, पर ये कहीं से कहीं तक आंसर नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शन वाला है। तो आप भी एक बार गूगल करिएगा, चैट जीपीटी पे जाइएगा, यदि आपको लग रहा है तो मुझे भी बताइएगा, कहीं मुझे भी सीखने कुछ मिले। पर मेरे अकॉर्डिंग ये मैंने बहुत बार सर्च करा तो मुझे तो नहीं मिला ये सारी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अगला है, स्टॉकहोम कन्वेंशन कब अपनाया गया, इसका प्राथमिक फोकस क्या था। तो दोस्तों स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में बनाया गया था, एक में इसको लागू किया, पर बताया गया था 2004 में इसे लागू किया गया था। यह कहा गया था कि मानव जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है, कार्बनिक प्रदूषण जो कर रहा है, उसको रोकने के लिए ये फोकस किया गया था, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाने का निर्देश देता है। तो भारतीय संविधान में ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना करने, उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए निर्देश देता है। तो दोस्तों नीति, जो राज्य नीति निर्देश आयोग के अनुसार अनुच्छेद नंबर 40
राज्य नीति निर्देश आयोग के अनुसार यह बताता अनुच्छेद नंबर 40 कि ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। कौन से अनुच्छेद नंबर 40 के अनुसार, ठीक है, जिसमें अनुसार ग्राम पंचायत अपने अनुसार क्या कर पाए, कार्य कर पाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी को लेके। एक 14वां नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकार कौन है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानूनी मामलों में सहायता करने और कानून के मामलों में सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च जो पद होता है वो भारतीय न्यायवादी होता है, जो 74 या 76 में, जो याद नहीं, देख लीजिएगा, 74 या 76 है शायद, अनुच्छेद नंबर में 74 या 76 में आता है, जिसमें यह होता था राष्ट्रपति की नियुक्ति भी यही करता है, शपथ जो नियुक्ति करता है एक तरह से। उसके बाद ऐसे बड़े बड़े जो फैसले, जैसे आपने राम मंदिर का फैसला देखा होगा, ठीक है, देश में जैसे बड़े बड़े बिल लाने हैं, ठीक है, इन सभी पे जो फैसला करता है वो भारत के न्यायवादी करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से सबसे बड़ा हमारा भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। हाँ, ये रहा हिंदी। संविधान के भाग 4 के अनुसार राज्य के नीति निर्देश और सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद संख्या कहां तक विस्तृत है? दोस्तों, राज्य नीति आयोग के अनुसार अनुच्छेद 36 से लेकर 51A तक शामिल है। यहां पर ए नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो 51A तक शामिल है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? दोस्तों, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1952 पर हमने भारतीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत ग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, इन सभी पर हमने काम किया कि उनमें शिक्षा में सुधार आए, है ना, संसाधन में सुधार आए, ठीक है, रोजगार में सुधार आए, इन सभी पे ग्रामीण विकास पे हमने काम किया गया। अगला क्वेश्चन है, रेम और डीडीआर का पूर्ण रूप है। रेम हमारा कंप्यूटर संबंधित है, रेम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, एक मेमोरी होती है इंटरनल। अगला होता है उसमें डीडीआर। डीडीआर का मतलब होता है डबल डाटा रेट। ये क्या करता है, जो क्लॉक पल्स होता है, उन क्लॉक पल्स को कितनी बढ़ रही घट रही कंट्रोल करने का काम डीडीआर करता है, डबल डेटा रेट। कीबोर्ड किस श्रेणी में आता है? दोस्तों, कीबोर्ड आपका जो कंप्यूटर पे के पास लगता है, जिसमें हम टाइपिंग वाइपिंग करने के लिए काम होता है, वो इनपुट डिवाइस होती है। कौन सी होती है? इनपुट। विंडोज 11 में सबसे अधिक और नया स्तर संस्करण कौन सा है? तो विंडोज 11 में जो है वो 24H2 है, संस्करण है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो विंडो 10 में था वो 23H3 था, 23H3 था, तो ये बिल्कुल सही है। MS वर्ड 2013 में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज और फॉन्ट क्या होता है? दोस्तों, MS वर्ड में 2013 में इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो कैलिब्रेशन था कि जो हम साइज एक बार हम सिलेक्ट कर लें, वो साइज आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी बार बार आपको ऐसा नहीं साइज बार बार चेंजेस हो रही, आपको हर पैराग्राफ पे साइज चेंज करने की जरूरत हो। तो डिफॉल्ट पॉइंट कैलिब्रेशन और डिफॉल्ट पॉइंट साइज 11 इस अकॉर्डिंग है। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मध्य प्रदेश के मालवा में परमार वंश के संस्थापक माने जाते थे? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के मालवा के संस्थापक माने जाते थे उपेंद्र कृष्णराज, ठीक है। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में मालवा यानी परमार वंश की जो राजधानी थी वो हमारी थी उज्जैन। उसके बाद इसको बदलकर मध्य प्रदेश के धार जिले को कर दिया गया था, ठीक है। ठीक है, अगला है चंबल नदी की कुल लंबाई। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, आप लंबाई पढ़ सकते हो, कितनी मध्य प्रदेश में है, कितनी उत्तर प्रदेश में, बहुत दिक्कत वाले क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की चंबल नदी में कुल लंबाई होती है 938 किलोमीटर, जिसमें कितने किलोमीटर तक मध्य प्रदेश में बहती है? दोस्तों, ये बहुत, मैं कहता हूं, टफ क्वेश्चन है एक तरह से। तो दोस्तों, चंबल नदी में कुल लंबाई जो होती है वो कितनी है? 938। तो उसमें से जो मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है, बाकी ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। उसके बाद ये यमुना, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में चंबल नदी मिल जाती है, याद रखना, ठीक है।
सिंध नदी का उद्गम किस जिले से हुआ था और मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों सिंध नदी का उद्गम जो हुआ था वो विदिशा से हुआ था। हाँ, पारस कुछ पहाड़ी थी वहां से हुआ था। तो दोस्तों ये टोटल जो थी वो 470 किलोमीटर है। ठीक है, सिंध नदी जो है टोटल 470 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में 461 है, बाकी 2 किलोमीटर हमारे कहां पर, उत्तर प्रदेश। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में सिंध नदी। क्लियर इतनी बात? दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में आर्थिक संरक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग कितनी होगी? यानी इन्होंने बोला कि जो 24-25 के अनुसार 23-24 में प्रत्येक व्यक्ति को कितना दूध चाहिए था मध्य प्रदेश में, तो इन्होंने प्रति व्यक्ति को प्रत्येक दिन 652 ग्राम दूध चाहिए था। ठीक है, ये इनका डाटा था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पोप फ्रांसिसी के सम्मान में 2025 में कौन सी ग्रैंड टूर साइकिलिंग रेस विटकिन सिटी से होकर गुजरी थी? तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, गिरो डी इटालिया से होकर निकली थी पोप फ्रांसिसी सम्मान के लिए ग्रेट टूर साइकिलिंग रेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलंबन 2025 में महिला एकल चैंपियन कौन थी? तो दोस्तों ये ईगा स्विएटेक जो थी यहां की क्या थी, चैंपियन थी, महिला एकल चैंपियन बनी थी। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के अनुसार, ठीक है, जो डाटा है 2025-26 में अप्रैल जून में भारत का जो सकल उत्पादन जीडीपी है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो दोस्तों यहां पर जो वृद्धि हुई है, ठीक है, 7.8% हुई है भारतीय सांख्यिकी कार्यक्रम के अनुसार अप्रैल जून में। ये भी बिल्कुल सही है। 9 से 14 दिसंबर 2025 तक मिक्स्ड जेंडर स्वेग्ड वर्ल्ड कप 2025 में किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये मिक्स्ड जेंडर जो हुआ था वो चेन्नई में हुआ था 2025 में दिसंबर में। अब भैया 2025 क्या जाएगा, है ना, क्या जाएगा, कहां पे क्या जाएगा, चेन्नई में क्या जाएगा, किया जाएगा ना कि होगा, है ना। 14 जून से 28 जून 2025 तक अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 14 जून से 28 जून तक अभ्यास खान क्वेस्ट कहां पर, मंगोलिया में स्थापित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था? मंगोलिया में। 30वां क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गायों के लिए आश्रय योजना बनाई गई? तो दोस्तों गायों के लिए आश्रय योजना जो बनाई गई वो छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई। किसने बनाई? छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको पहले बता देता हूं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको छोटा कर लेते हैं अपन, है ना, तो आपको भी दिखेगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ABCDEF एक गोल मेज पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, टोटल 6 लोग हैं जो केंद्र की ओर क्या बैठे, मुख करके बैठे। ठीक है, ये गोला 6 तक। इसने बोला ए बाई और दूसरे स्थान पर बी बैठा है, यानी ए के बाई और दूसरे स्थान पर ये पहला स्थान और दूसरे स्थान पर कौन बैठा? बी बैठा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 अपन मान ले। सी और बी के ठीक बीच में एफ बैठा है, यानी सी और बी के बीच में, सी और बी। अब सी को तो यहां बिठा नहीं सकते, ठीक है, अब सी का बैठेगा सी और बी के ठीक बीच में, तो सी और बी, तो सी को यहां बिठाएंगे, सी और बी के ठीक बीच में कौन बैठा? एफ बैठा है। ठीक है, ई के ठीक पड़ोस में बी नहीं बैठा, यानी ई के ठीक पड़ोस में बी नहीं बैठा, मैंने छोटा कर दिया है, उसमें स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। ई के ठीक पड़ोस में बी नहीं बैठा, तो यहां पर हमारा कौन नहीं बैठा है? ई के पड़ोस में बी नहीं, तो ई तो यहां आएगा नहीं, तो ई कहां आएगा? यहां पर। अब बचा कौन है? यानी हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। अब इसने क्वेश्चन पूछा है आपका कि एफ के सापेक्ष डी किस स्थान पे? एफ के सापेक्ष, आप एफ है तो डी किस स्थान पे? तो ये दाएं से दूसरा है, दाएं से डी कितना है? दूसरा, तो दाएं से दूसरे स्थान पे। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने बोला
कि ये अल्फाबेट है अंग्रेजी वर्णमाला के, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के साथ के क्रम से जमाया जाए, ठीक है, जिसमें कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे मान लीजिए इन्होंने ये बोला आपको कुछ भी नहीं करना था, ई एम पी एच ए टी आई सी, ठीक है, ये 3 3 दूनी 6 7 8, 3 3 6 8, ये 5वें नंबर पे आता है, ये 13वें नंबर पे आता है, ये कितने 16वें नंबर पे आता है, ये 8वें नंबर पे आता है, ये पहले नंबर पे आता है, ये 20वें नंबर पे आता है, ये 9वें नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, आपको पता होगा सब। अब मैं अल्फाबेट क्या करूँ, ये पहला नंबर का ले लाता हूँ, ये पहले का क्या आ गया ए, चलो दूसरा और कौन है इसके बाद, ए के बाद बी सी है तीसरे नंबर पे, सी लिया है, तीसरे नंबर वाला सी, फिर 5वें नंबर वाला लिया है, 5वें का कौन सा है, ई है ना, 5वें का ई, फिर उसके बाद कौन सा लिया है, ई के बाद 5 के बाद यहां पर दिखेगा आपको 8, ठीक है, 8 एच, फिर 8 के बाद क्या दिखेगा आपको, 8 के बाद एच के बाद क्या दिख रहा है, तो एच के 8 के बाद 9 क्या है यहाँ पर आई, ठीक है, फिर उसके बाद 9 के बाद कौन सा है, 9 के बाद 10 11 12 13, तो 13 कितना है अपना एम, 13 एम, ठीक है, एम के बाद कौन है अपना, फिर एम के बाद 16 है, 16 कितने नंबर पे, 16 नंबर पे एच है, और उसके बाद डायरेक्ट क्या है हमारा बी है, टी है, टी कितने नंबर पे, 20वें नंबर पे, ठीक है। अब हमने देखा कि कौन से यहां पर जो व्यक्ति बिठा है इसमें से किसका नंबर सेम है, तो देखो यहाँ चौथे नंबर पे अभी यहाँ पर एच था और चौथे नंबर पे यहाँ पर भी एच है, ठीक है, बाकी सबकी पोजीशन चेंज हो गई, सबकी पोजीशन चेंज हो गई, तो केवल एक ऐसा व्यक्ति जो परिवर्तित नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपने कर लिया होगा आशा करता हूं, ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन ये है, आप देख लीजिएगा, भाई की पुत्री आएगा आंसर, ये तो है तो सही मैंने करा, इसमें कुछ भी नहीं करना था, यानी ये प्लस या बोल रहा आर, ठीक है, प्लस का मतलब यहां पर है माता, क्या है माता, यानी ये इसकी माता है, ठीक है, डिवाइड का मतलब है, भाग का मतलब क्या है, पुत्री, ये है पुत्री, ठीक है, माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है भाई, ठीक है, उसके बाद काय का मतलब है आपका गुणा का मतलब है यहां पर, गुणा का मतलब क्या है आपका पत्नी। अब इसने पूछा है कि डी का एन से संबंध क्या है, डी का एन का संबंध क्या है, ठीक है, तो भैया ये इसकी पत्नी है, ठीक है, यानी ये एक्चुअली पति हुआ, ये इसकी पत्नी है, तो ये पति हुआ, पत्नी का भाई, ठीक है, पत्नी का, ये इसका भाई है, ये पत्नी का भाई, यानी ये इसका क्या हुआ साला, ठीक है, साले की पुत्री, साले की, ये इसकी पुत्री, साले की पुत्री क्या हो गई, इसकी भतीजी, यानी ये इसके क्या लगा भतीजा, ये डी और एन के बीच संबंध क्या हुआ भतीजा, डी और बी के बीच संबंध बताया, हाँ, तो डी और बी के बीच में संबंध, तो ये इसकी क्या है पत्नी है, पत्नी के भाई का, ठीक है, तो ये भी भतीजी हुई संबंध, तो क्या हुई भतीजी, तो ये हो गया भाई की पुत्री, हाँ भतीजी भाई की पुत्री है, क्या है भाई की पुत्री है, जो भतीजी कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिक का चयन कीजिए जिसमें 2 त्रिकों का समान पैटर्न है, तो तीसरा कौन सा होगा। दोस्तों आप यहां देख के समझ जाओगे, ये एस से 3 आप प्लस करोगे तो 16 आएगा, एस 3 प्लस करोगे तो पी आएगा, एस है ना, सॉरी 3 माइनस करोगे 19 है ना, हाँ 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा पी, फिर 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 13 जो एम, ठीक है, वैसे नीचे भी देखो 3 माइनस करोगे तो डी आएगा, 3 माइनस करोगे तो ए आएगा डी में से, वैसे इनमें कौन सा है, देखो टी में से 3 माइनस करो तो टी के बाद पहले क्या आता है यू, एक ही माइनस हुआ, तो यहाँ आर 18 से 15 गए, 15 से 13 गए, 12 गए, ठीक है, तो यहाँ 3 माइनस हो रहा है, इसलिए ये आंसर है, ठीक है, 3 का माइनस किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, आपको आता ही होगा, ठीक है, मैं इसको इधर दिखा देता हूं आपको, इसका मतलब क्या इन्होंने ये बोला कि भाई प्लस की जगह डिवाइड, पहले क्या बोला इन्होंने कि भाई 6 डिवाइड की जगह क्या लिखा गया, भागित की जगह क्या लिखा है, भागित का अर्थ प्लस है,
ठीक है, भागित का अर्थ क्या है, प्लस, और गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ क्या है, तो ये माइनस का अर्थ गुणा है, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, ये बस। तो आपने इसको डिवाइड करा, 9 की टेबल में 27 कितने बार, 3 बार, तो ये हो गया 6 + 3 गुणित 14 + 19, 34 42, ठीक है, 6 + 19, ठीक है, इसको करोगे तो 48, 48 में से 19 गए तो कितने बचे, 48 जोड़ोगे तो 19 गए तो कितने बचे, 29। तो आंसर कितना आएगा, 29। बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है, ये सभी को आता है, कोई इशू वाली बात नहीं होगी, जिसको नहीं आता वो समस्या वाली बात है फिर तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 36वां। तो ये हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, 55 का रूट होता है, ठीक है, 55। तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, 22 गुणित 4 गुणित 990। अब ये भाग को बदलाइए, रूट कितना, 325 किसका रूट है, 55 का। मैं इसको भाग में उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, गुणा में, तो 55 से भाग दीजिए, चलो ठीक है, y + 187। 55 को काटा कितनी बार, 11 5 55, 11 9 99, 10 बार, 9 बार, 90 बार, ठीक है। तो ये हुआ 22 गुणित 4 गुणित 90 × 5, ठीक है, 18 पंजे 90। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और y + 887 इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो 707 आएगा। बिल्कुल आपका सही है, कुछ नहीं करना है, 22 × 4 करना, 18 का मल्टीप्लाई करना है, जो भी आए 887 में 77 में से घटा दीजिएगा, आपका 707 आएगा। ये बिल्कुल सही है। अगला है 5 3 8 4 3 9, ये 31 से डिवाइड हो रहा है, मैंने इसको करके देखा है, ये बिल्कुल 31 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ आपको, पर ये क्वेश्चन है ना बहुत टाइम लगाने वाले थे, ठीक है, आपको यहाँ पर एक एक डिवाइड करके देखना था। जैसे इसमें एक 25 यहाँ से आप डिवाइड करते तो, क्योंकि 25 गुणित 2, ठीक है, इसको आप बांट सकते हो 6 7 6 42, 6 और 7, पर आपका ये वाला पोजीशन 2 ही लग रहा है, बाकी 37 और 31 से तो भाग देके देखना ही था, जो कि बहुत टाइम खिंचा होगा इस क्वेश्चन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 18 गुणित 3 गुणित 972 रूट कितना है, ठीक है, 29 का रूट कितना होता है, 54, कितना होता है 54, 2916 का रूट कितना होता है 54। जब 18 गुणित 3 × 972 × 54, ठीक है, इक्वल y + 995, इसको काटोगे तो ये कटेगा, 18 का 18 था 54, ठीक है, 18 था 54, 3 से 3 कट गया, 972, 972 में से इधर लेके आया 972 - 995 × y, माइनस के आपके 23 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, -23, क्योंकि इधर बड़ी संख्या माइनस की, तो ये बिल्कुल सही है। y का वह नाम मान, ये कर ही दिया ना, ठीक है, इसको भी सोल्व करोगे आप तो यही आपका आंसर आएगा। मैं करा देता हूँ, 14/2 + 14/8 ऑफ को होता 8/2, ठीक है। अपन ये बोर्ड मास के रूल के अनुसार पहले ये कट गया, ठीक है, 2 से ये कट गया कितनी बार, 7 बार, ठीक है। यार नहीं भी काटते इसको तो अपन 2 की 2 तो 14/2 ही आता है ना, 14/2 ही आता है ना, इसको क्यों काटना अपन, 7/14 है ना, हाँ नहीं 14/2 14/2 बचता, ठीक है। तो 14/2 14/2 कितना हो गया हमारा, 28/2, 28/2, ये ऊपर कितना बचा, 14, आपका कितना बचा, 14। नीचे को सोल्व कर लेते हैं, नीचे को सोल्व करा तो भैया ये देखो नीचे क्या है, 16 - 14/8 भागे, इसको गुणे में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8/2 हो गया। इसको जब भाग कर गुणा करते तो उल्टा हो जाता है, 8 से 8 कट गया, 2 से काटा कितनी बार, 7 बार, तो 16 - 7, 16 - 7 करोगे तो कितना, 9, तो 14/9, बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन सबसे टफ लगा मेरे को, और होना भी चाहिए टफ, जिन बच्चों से बना अच्छी बात है, ठीक है। इसमें क्या था कि एक शंकु है, एक आधार का व्यास है, इसको 2 गुनी ऊंचाई वाले शंकु पर बनाया गया, जिसका आयतन v है, इकाई वर्ग इकाई का वक्र पृष्ठफल कितना होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, आपको जो शंकु है उसकी रेडियस कितनी है, r है, त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है, और डायमीटर कितना हो गया, 2r, हाँ या ना। इन्होंने बोला कि व्यास है उसकी ऊंचाई 2 गुनी है, ऊंचाई कितनी हो गई, 2 गुनी है, तो 2 × 2r,
कितना हो गया व्यास का 4r। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आयतन कितना होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर त्रिज्या तो आर ही, एच कितना है 4r। ठीक है, अब आर में आर का गुणा करा तो कितना हो गया 1/3 4 पाई आर क्यूब अब इक्वल 4, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया किसकी वैल्यू अपने v की वैल्यू। अब अपने को r की वैल्यू चाहिए थी तो ये इसको इधर ले गए तो 4v 3v ये इधर गया 4 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अब r की वैल्यू चाहिए तो इसको r को अपन ने क्या लिखेंगे 1/3, ये हो गया इधर से इसको हटाया। ठीक है, ये r की वैल्यू। अब आपको बेलन का प्रक्रिया प्रश्न क्या होता है पाई आर एल, पर इसके पहले अपन को तिर्यक ऊंचाई निकालनी। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है तो आर ही त्रिज्या, पर हमारा एच क्या है 4r स्क्वायर। अरे यही है ना 4r स्क्वायर। अब 4 और एक आर स्क्वायर कितना होगा 5r स्क्वायर। अरे यही हुआ ना, अरे हाँ या ना तो बोल दो। एच कितना है 4 का कितना हो गया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, कितना हो गया 16 और आर स्क्वायर तो टोटल हो गया 70r स्क्वायर। ठीक है, अब ये 70r हमारी हो गई एल। हाँ या ना, क्योंकि हमको पाई आर एल चाहिए था। अब ये अपने पास है, अब इधर रखते हैं पाई तिर्यक ऊंचाई कितनी, वक्र पृष्ठ पूछा था ना, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, तो ये हमारा हो गया पाई आर की वैल्यू कितनी है अपने पास यहीं रख दो, तो ये कितना है √17। ठीक है, पाई आर ये रूट है ना, ये √17r तो √17 ये पाई। ठीक है, आर क्या है अपने पास तो आर है अपने पास कितना, ये एक तो ये आर चल रहा है ये आर, और ये कितना है 3/4i। तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये आंसर पूरी तरह से इसमें आ गया, ये 2/3, ये 2/3 क्योंकि स्क्वायर था आर का स्क्वायर, यहां पर आएगा 2/3। क्लियर है। तो चौथा ये सॉरी ये नहीं आएगा आंसर ना, 4 तो आंसर आएगा ये 2/3 3v/4y। इस तरह से करना था। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक सममितीय प्रक्षेपण में कितने मुख्य संदर्भ अक्ष प्रक्षेपण तल के समान अनंत इंक्लिमेंट अनंती साझा करते हैं। दोस्तों ये पूरा आइसोमेट्रिक व्यू, इंग्लिश में पढ़ लेते थोड़ा सा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक जो व्यू होता है उसमें कितनी एक्सिस होती है 3 एक्सिस होती है। तीनों एक्सिस कितने डिग्री पर होते हैं 120 डिग्री पे, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ कितनी एक्सिस आएगी 3, तो यहाँ 3 अक्ष होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो गैर विमाएं होती निम्नलिखित में किस विमा को गैर कार्यशील विमा माना जाता है। तो दोस्तों जो हमारी गैर कार्यशील विमा होती है तो उनको केवल संचालन के लिए किया जाता है, उनका परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टी स्क्वायर का मुख्य क्या होता है। तो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो टी स्क्वायर होता है वो समांतर यानी हमारी जो पैरेलल लाइन होती है उसमें वर्टिकल लाइन को खींचने के लिए करते हैं। तो ये हमारा आ गया 4th। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार जो ड्राइंग शीट होती है उसका मानक कितना होता है तो A0 होता है। कितना होता है A0 कितना होता है 841 × 1189 A0 सेट का। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को तैयार करने के लिए 100 mm की लंबाई दिखाई गई है, तो कब तक कितना होगा। तो दोस्तों आइसोमेट्रिक में 81.66 होता है। ठीक है, यदि आप कोई 100 मीटर यानी वो बोलते हैं कि 80 आप 100 mm 100% है तो उसका 81.6% हम दिखाएंगे। ठीक है, तो 100 mm का कितना बताएंगे 80.6 पर ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 82 पॉइंट है mm है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था कॉर्क का एक टुकड़ा जल में तैरता क्योंकि देखो दोस्तों आपको पता होगा जहाज पानी में तैर जाता पर एक कील पानी में डूब जाती है। तो दोस्तों उस पे क्या होता है वहां काम करता है घनत्व। घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, समझना।
बटे आयतन। अब जहाज पानी में क्यों तैरता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कोई वस्तु पानी पर जितना बल लगा रही नीचे की तरफ, उतने ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं अपथ्रस्ट बल। ठीक है, जब ये बल और ऊपर से पानी की सतह पर लगाया गल दोनों जब बराबर हो तो वस्तु क्या करने लगती है? तैरने लगती है। तो ठीक है, जिसके कारण जल का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो वस्तु क्या करती है? तैरने लगती है। ठीक है, इसी कारण होता है। निम्नलिखित में से किसका गतिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा जिस भी वस्तु में गति हो उस वस्तु को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा उत्पन्न। जैसे इसका सूत्र होता है हाफ mv²। ठीक है, तो ये गतिमान गोली, जब हम कोई गोली को चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें गति है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी वस्तु है? ठीक है, ये पर रखी हुई गेंद, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, खींचा हुआ धनुष, उसको जब खींचते हम धनुष को तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आती है। स्प्रिंग, अपनी पोजीशन पे पूरी आ जाना, ठीक है, वो भी क्या है? हमारी स्थितिज ऊर्जा। किसी शक्ति का पावर आउटपुट स्थिर हो, आउटपुट, हाँ ठीक है, तो कार्य किसके समानुपाती होता है? तो दोस्तों शक्ति पावर बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। यदि ये है तो ये क्या हो जाएगा? इधर जाएगा, तो टॉर्क जो टाइम है वो समानुपाती हो जाएगा किसके? कार्य के। समय के अनुपाती होता है। ठीक है, अगला कथन है दोस्तों 49वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्मा और तापमान के बीच में सही अंतर देता है? दोस्तों ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह करती है। ठीक है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती है ऊष्मा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको कैलोरी में नापते हैं। ठीक है, पर जो तापमान होता है वो एक तरह से ऊर्जा का क्वांटिटी बताता है, कितनी एनर्जी है। ठीक है, उसको हम थर्मामीटर से नापते हैं। तो ये दोनों अंतर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उष्मा अंतरण किस मोड में तरल पदार्थ की भूमिका निभाता है? तो दोस्तों उष्मा का जो अनंतरण होता है वो तीन तरह से, पहला होता है चालन के द्वारा। चालन क्या होता है? जब उष्मा ठोस वस्तु के बीच स्थानांतरण करती है। ठीक है, ठोस पदार्थ के बीच उष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम चालन। जब गैस और द्रव यानी पानी और गैस का जब संचरण हो उसको बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं? संवहन। तरल पदार्थ यानी पानी, ठीक है, लिक्विड। पर विकिरण किसे को बोलते हैं? जिसमें केवल क्या होता है? बिना टच करे, ठीक है, यानी हम कैसे नॉन कनेक्टेड के बीच क्या हो? उष्मा का संचरण हो। ठीक है, जैसे अपने तपेली में पानी रखा है, ठीक है, पानी उबल रहा है, ठीक है, उसमें स्टीम आ रही है, पानी उबल रहा है, भाप बन के निकल रहा है, तो उष्मा का संचरण होता है बिना उसके कनेक्टिविटी के। ठीक है, इसको बोलते हैं विकिरण। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? केवल संवहन। एक घनाभ है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों घनाभ का सूत्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 बराबर लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस और होता है, हाँ क्या होता है, हाँ इसमें से देख लो, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये पूरा फॉर्मूला होता है। ये 3 आयाम दिए गए हैं, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 गुणित 8 प्लस 8 गुणित 6 प्लस 6 गुणित 10। ये बस इसको सोल्व करना, 2 का गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये घनाभ का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है 52। एक 4 ग्राम वाले द्रव्यमान पत्थर पे 2.5 मीटर की ऊंचाई से उठाएगा तो स्थितिज ऊर्जा लगभग होगी। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। ठीक है, m बताता है उसका द्रव्य मास। मास कितना इसमें? 4 kg है। कितना दोस्तों? 4 kg। ठीक है, हाइट कितनी है? ठीक है, ऊंचाई कितनी है? गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? 10, और पत्थर की ऊंचाई कितनी? 10। इसको जब करोगे तो ये 10 से 10 कट जाएगा, 25 चौक 100, कितना जूल आ जाएगा? 100। तो दोस्तों आशा करता हूं ये आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ऋणात्मक कार्य का उदाहरण निम्नलिखित में क्या हो? एक 2 प्रकार कार्य हो, पॉजिटिव कार्य होता है, एक ऋणात्मक। पॉजिटिव कार्य समझिएगा, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कार्य। क्लियर है?
यानी आप ये ऑब्जेक्ट उसको धक्का दे रहे हो तो ये एक दिशा में, तो ये पॉजिटिव कार्य है, समझना। जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कार्य। तो ये दोस्तों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगता है, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव। अब इन्होंने बोला यहां पर ऐसी कोई वर्ड नहीं दिए थे, पर यहां पर दिया था घर्षण बल। अब समझना घर्षण बल क्या होता है। जब दो वस्तु एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे को रोकने का प्रयास करें तो उनके बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण। एक दूसरे की गति का विरोध। तो दूसरों एक दूसरे की गति का विरोध तो कर रहे एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। एक दूसरे को इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। तो ये गति का विरोध घर्षण के कारण ही तो हो रहा है। ये ऋणात्मक का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दोस्तों डीसी मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए हम पहले तो होता हमारा आर्मेचर, मैं हिंदी में लिखता आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, और दूसरा होता है फील्ड फ्लक्स, फील्ड का फ्लक्स कंट्रोल। दो विधि द्वारा हम डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं, हाँ या ना। अब दोस्तों इन्होंने बोला कौन सा इसमें से इक्विपमेंट, तो एक चॉपर होता है दोस्तों। चॉपर क्या होता है? जो डीसी को डीसी में बदल देता है। जैसे आपका ट्रांसफार्मर कैसा होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, तो ये वैसे ही काम करता है, डीसी वोल्टेज को अप डाउन करता है, अप डाउन। तो इसी डीसी सर्किट में काम करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, टेको जनरेटर सामान्यतः किस प्रकार का मोटर उपयोग की जाती है? तो टेकर जनरेटर चाल मापने के लिए एक आरपीएम मापता है। टेको जनरेटर ये हमारा डीसी शंट मोटर, जो डीसी शंट मोटर होती है, डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अब इसमें सिद्धांत पर काम करता है, ये क्या काम करता है? जो वेग होता है इसमें क्या होता है, जो जनरेटर होता है वो जनरेटर की जो शाफ्ट होती है उस शाफ्ट को हम मोटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसके कारण वो शाफ्ट का क्या नापता है, उसके उसी वेग से क्या नापता है, उसके आरपीएम को पता करता है। जो डीसी मोटर के आरपीएम को पता करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर उच्च बल प्रवत्त बल आघूर्ण का उपयोग करती है? दोस्तों एक बच्चे का इसमें ऑब्जेक्शन भी आया था, मुझसे प्रश्न पूछ रहा था सर कि कंपाउंड मोटर आएगी। बेटा यहां पर यदि कोई मोटर स्टार्टिंग टॉर्क उच्च है और गति नियत है तो वो होती है हमारा कंपाउंड मोटर। पहले तो मैं बता देता हूं, डीसी सीरीज मोटर होती है। डीसी सीरीज आर्मेचर होता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग काय में लगी होती है सीरीज में, ठीक है, और यहां पर हम सप्लाई देते हैं। तो ये क्या करती है, ऐसी मोटर होती है जो क्या करती है, स्टार्टिंग में हाई टॉर्क पे काम करती है, जो ज्यादा लोड जैसे क्रेन लिफ्ट इनमें यूज करती है। जब शुरुआत में ज्यादा लोड की जरूरत होती है वहां पर यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर का। डीसी कुंडल में अग्र अंतराल के संबंध में कौन सा कथन सही है? अग्र अंतराल यानी फ्रंट पेज बोल रहा क्या? हाँ, फॉलोइंग द एस्टिमेट फ्रंट पिच ऑफ डीसी वाइंडिंग। डीसी मशीन में, डीसी कुंडली में आप जो डीसी वाइंडिंग करते हो उसमें फ्रंट पिच क्या होता है? तो दोस्तों फ्रंट पिच क्या होता है, जो हमारा कम्यूटेटर आर्मेचर के जो कॉइल है उसके दोनों सिर है, आर्मेचर जो कॉइल से दोनों वाइंडिंग के दोनों पथ निकलते यानी फ्रंट और बैक पिच, उन दोनों का एक कम्यूटेटर सेगमेंट के जुड़ जाना, ठीक है। कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ जाना ही क्या कहलाती है, हमारी फ्रंट पिच कहलाती है, जिसके कारण सही वोल्टेज उसमें उत्पन्न होता है। किसी कुंडली में पिच, कॉइल पिच और पोल पिच बराबर हो तो वाइंडिंग क्या कहलाती है? यदि कोई कुंडली में कॉइल पिच और पोल पिच बराबर हो तो दोस्तों वो फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है, जिसके कारण जो इसी के कारण जो ईएमएफ होता है वो डेवलप होता है, पूरा फुल ईएमएफ डेवलप होता है, लॉसेस की कमी होती है, वो फुल पिच वाइंडिंग के कारण ही होता है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या अंतर होता है दोस्तों? अर्थिंग मनुष्य और उपकरण को सुरक्षा प्रदान करता है, उपकरण को, ठीक है। ग्राउंडिंग क्या करता है, सिस्टम। ग्राउंडिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ करते हैं, जिसके कारण अवर वोल्टेज और अवर करंट से बड़ी बड़ी मशीनों को प्रोटेक्ट करता है, या जो हमारा सिस्टम होता है उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, बड़े बड़े जनरेटर हो गए, ये हमारा जो हम कहते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं ग्राउंडिंग का। क्लियर है? ये मैंने पढ़ा चुका हूं यार दोस्तों, ये सारी चीजें पढ़ाई थी मैंने। का प्रयोग प्राणतः वोल्टेज को स्थिरता प्रदान करने और विद्युत प्रणाली में
बिंदु प्रदान करने के लिए संबंधित किया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिंग सिस्टम स्टेबल सिस्टम में वोल्टेज, अभी बता, वोल्टेज को प्रोवाइड करना रेफरेंस पॉइंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, यानी वोल्टेज कहीं बढ़े तो उसको वोल्टेज का कम ज्यादा अप डाउन होने को यानी एक जैसा बना के रखने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। वोल्टेज से लिखा, वोल्टेज की स्थिरता प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, ग्राउंडिंग। अब भू संपर्क के लिए इलेक्ट्रोड प्रतिरोध होना चाहिए। सभी को पता है, हम जमीन का हम जब अर्थिंग करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए दोस्तों, 0। वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, 0। और करंट क्या होना चाहिए, उच्च, हमारे भूमि के लिए, ठीक है, जो अर्थ जमीन में चला जाए, यानी करंट। तो सही है ये भी। अगला, उचित रूप से रोपित बेल्ट या भू इलेक्ट्रोड में उच्च प्रतिरोध का सामान्य कारण है। दोस्तों इन्होंने बोला कि जो प्लेट होती है, प्लेट अर्थिंग करते हैं हम, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड है उसमें उच्च प्रतिरोध है। हम जब प्लेट अर्थिंग कर रहे हैं वहां पर रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, तो दोस्तों रेजिस्टेंस ज्यादा होने के 2-3 कारण होते हैं। वो भूमि जो है, जो भी मिट्टी है उसमें नमी कम है। भाई रेजिस्टेंस ज्यादा, मिट्टी में पानी डाल, हम जब भी तो कोयला और नमक डालते हैं कि रेजिस्टेंस कम है, नमी ज्यादा है। दूसरा भाई जो इलेक्ट्रोड है उस पर जंग लग गया प्लेट पर, यह भी कारण हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही कारण दिया था कि मृदा और आर्द्रता की स्थिति, यहाँ पे नमी की स्थिति, जो मिट्टी है उसमें नमी की कमी है, इसी कारण भैया हमारे प्लेट का प्रतिरोध क्या है, उच्च है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतमय और उदासीन तारों में धारा के बीच संतुलन और लगातार निगरानी करके बिजली के झटके से बचाता। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना है ना यहां पर, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूं कुछ बच्चों के मायने में, पर मैं बिल्कुल सही हूं। ये मैं कहने की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने तो इसका प्रैक्टिकल में जाके, स्किल टेस्ट के नाम से प्रैक्टिकल बने, मैंने दोनों के प्रैक्टिकल कराया है। ये बोल रहा कि विद्युतमय उदासीन तार के बीच धारा का संतुलन लगातार निगरानी करके बिजली के झटके से बचाता। बिल्कुल ये बिजली के झटके से, ईएलसी भी होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जहां ये वोल्टेज प्रोटेक्शन करता है। ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपको फेज चाहिए रहता, लाइन चाहिए रहता और अर्थ चाहिए रहता, ठीक है। ये वोल्टेज से प्रोटेक्शन करती है, जिसको एएलसीबी होती है। पर हमारा एक और आती है आरसीसीबी, ध्यान से सुनना, आरसीसीबी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये हमारी लाइन और न्यूट्रल के बीच लीकेज को बचाती है। अब इन्हें क्वेश्चन ही पूछा विद्युतमय यानी लाइन और न्यूट्रल उदासीन तारों के बीच करंट को, जबकि ये वोल्टेज से प्रोटेक्ट करती है और आरसीसीबी करंट से। आप इसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, आप गूगल सर्च करना आरसीसीबी ईएलसीबी में अंतर, फिर आप ऑब्जेक्शन लगाना। मेरे पे भरी विश्वास ना करो, इसको लगाना, क्योंकि इसमें से बाकी तो नहीं आएगा कोई भी। लीकेज झटके से बचाता, ऑप्शन ये बिल्कुल कि झटके से, पर जो वर्ड लिखे इन्होंने कि विद्युतमय यानी फेज और न्यूट्रल के धारा के बीच का संतुलन, जबकि ये करता है वोल्टेज के लाइन और अर्थ के बीच वोल्टेज को प्रोटेक्ट, ठीक है। लीकेज से तो बचाता है जब, और अर्थ होना जरूरी। यहां पे तो बोल रहा है फेज और न्यूट्रल बोल रहा है, फेज और न्यूट्रल जो आरसीसीबी करती है, जो क्या करती है आरसीसीबी। आप यहां कर सकते हैं ऑब्जेक्शन, मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी भू अर्थिंग उच्च दोष धारा के प्रबंधन में विशेष रूप से प्रभावी है, जो विद्युत केंद्र बड़े बड़े पैनलों में की जाती है। दोस्तों तो हम होते हैं प्लेट अर्थिंग करते हैं, सिस्टम अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग इसके अंदर होती है, जो उसको हम केमिकल अर्थिंग, मोनोकाइट अर्थिंग ये करते हैं, ठीक है। और ये सब अर्थिंग क्या होती है, इसी के अंदर प्लेट अर्थिंग पाइप, या तो प्लेट करेंगे या रोड करेंगे। प्लेट नहीं करोगे आप तो आपको कौन सी अर्थिंग करना है, रोड अर्थिंग करना है। क्लियर है इतनी बात। अगला क्वेश्चन है, भूमि प्रतिरोध में ओम मीटर खंड में, यानी हमारा ओम मीटर है, उसमें करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल किस प्रकार व्यवस्थित की जाती है। दोस्तों करंट कॉइल क्या करती है, हमारी पृथ्वी में करंट को ले जाने का काम करवाती है करंट कॉइल, ठीक है। और वोल्टेज कॉइल को बोलते हैं प्रेशर कॉइल। ये वोल्टेज कितना, हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ये बताती है। तो ये कॉइल एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है। कितने डिग्री पे होती है, एक दूसरे के इस 90 डिग्री पे, जो हमारा ओम मीटर में लगी होती है, ठीक है, जिससे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है, जमीन का। मल्टीमीटर क्या नापता है,
तो मल्टीमीटर दोस्तों करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध नापता है, जिसको एवीओ मीटर कहते हैं, एवीओ मीटर। ठीक है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एसी मल्टीमीटर में धारा के किस रूप में मापने के लिए डिजाइन करता है? तो दोस्तों आप जाके देखिएगा मेरी वीडियो, बिल्कुल नहीं पढ़ा हो तो बिल्कुल आप अर्थिंग वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो बिल्कुल आप कहीं से पढ़िए। मैं तो कहता हूं जहां से पढ़ना वहां से पढ़िए। एसी मल्टीमीटर में धारा को किस बेटा, जितने भी मीटर है सब आरएमएस वोल्टेज नापते हैं। आरएमएस वोल्टेज वो होता है प्रत्येक क्षण एसी करंट अपना मान क्या होता है, बदलता रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वोल्टेज। तो आरएमएस मान नापता है, कौन सा नापता है, आरएमएस। आरएमएस का मान होता है 0.707। किसी भी विद्युतमय परिपथ में धारा मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? दोस्तों हमको कोई भी यदि करंट नाप रहे हैं मल्टीमीटर से, तो दोस्तों मल्टीमीटर जो आता है वो इस तरह से आता है, जिसमें है ना इस तरफ क्या बना रहता, ऐसा तो ये रहता बॉक्स और यहां पर रहता ऑफ, यहां पर बना रहता है डीसी और यहां रहता एसी, एसी वोल्टेज और एसी करंट। अब आपको नोब को सीधे ले जाना, यदि डीसी नापना तो डीसी की तरफ, एसी नापना तो एसी की तरफ। यदि आपने डीसी की जगह एसी नाप दिया तो आपका फ्यूज है वो उड़ जाएगा। तो आपको यह सुनिश्चित करना है मल्टीमीटर को कि कौन सा करंट नापना, एसी नापना है कि डीसी नापना है। सॉरी, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर में गेट समय अवधान अंतराल में वृद्धि करना। दोस्तों हमारा जो, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी मीटर में गेट पल्स होती है, ठीक है, जो गेट पल्स होती है ना, वो गेट पल्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और टाइम के समानुपाती होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप समय बढ़ाओगे वैसे वैसे, इसमें बोला गेट फ्रीक्वेंसी, डिजिटल मोटर में जो फ्रीक्वेंसी और जो टाइम होता है उसमें गेट जो पल्स होती है दोनों के क्या होती है, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होती है। यदि आप टाइम बढ़ाओगे तो पल्स बोल सकते हैं इसको, गेट पल्स, पल्स। तो पल्स जो टाइम बढ़ाओगे तो पल्स भी क्या होगी, बढ़ेगी, टाइम घटाओगे तो पल्स भी घटेगी। तो टाइम बढ़ाने पे पल्स भी बढ़ेगी। तो इसमें बोल रहा है कि गेट यदि समय बढ़ाओगे तो उच्चतर विभोजन प्राप्त होगा, यानी गेट आपका जो पल्स है वो ज्यादा प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वोल्ट मीटर की सीमा विस्तार में गुणक प्रतिरोध को मीटर के संचलन के साथ श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? दोस्तों वोल्ट मीटर, यदि आपको वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है, ठीक है, तो उसको सीरीज में हम हाई मान का रेजिस्टेंस जोड़ देते, जिसके कारण करंट को कम से कम नापता, जिससे कारण करंट को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण ज्यादा वोल्टेज नाप सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि वोल्ट मीटर के सीरीज में हमेशा उच्च मान का रेजिस्टेंस लगाते हैं, जबकि अमीटर के समांतर निम्न नाम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। दोनों में अंतर है, क्लियर है इतना? तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, एक मल्टीमीटर सुग्राही और उपयोगी उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो परिपथ में उपकरण और युक्तियों को नियंत्रण जांच, कंटिन्यूटी जांच की करंट आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल नापते हम, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। यहाँ बीप का साउंड होता है मल्टीमीटर में, एक ऐसा बना रहता है साउंड का सिंबल यहाँ पर, जिसको लगा के हम चेक करते हैं दोनों पे कि आ रहा है कि नहीं, ये भी नापते। स्रोत की आपूर्ति की स्थिति, हमारा करंट नापते, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ये भी नापते, ये भी बिल्कुल सही है। कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये भी नापते, सही है। विद्युत साधन में युक्तियों में प्रतिरोध भी नापते, बिल्कुल, ये चारों सही है दोस्तों। ठीक है, ये चारों हम इससे नाप सकते हैं। यह होता प्रैक्टिस की बात दोस्तों, थोड़ा सा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रल एक्सेबल वाले किसी स्टार कनेक्टेड संतुलित लोड है, उसमें पावर किसके द्वारा नापेंगे? दोस्तों यदि संतुलित लोड है तो उसमें करंट का मान होता है 0, न्यूट्रल करंट का मान होता है 0 होता है, ठीक है, बैलेंस लोड में। तो दोस्तों हम यहाँ पे जब पावर नापते हैं तो लोड करंट और लाइन वोल्टेज दोनों को क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो पावर बनती है। जब इनको हम निकालते हैं 1 वाट मीटर द्वारा तो इसमें कितने का गुणा कर देते, 3 का। तो ये हमारा होता है, हमारा क्या, 1 वाट मीटर द्वारा हम इसको नापते हैं। एक बेसिक परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करना हो गया? देखो कभी भी याद हो, वोल्ट मीटर में बदलना है तो आपको सीरीज में क्या करना पड़ेगा, उच्च मान का रेजिस्टेंस अभी बताया था। यदि आपको वोल्ट मीटर चाहिए तो आपको उच्च मान का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो वह आपका क्या बन जाएगा,
वोल्ट मीटर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन है यदि अमीटर, तो आप पैरेलल में समांतर में निम्न मान का रेजिस्टेंस लगा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन भी करवाया था, इसको कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इसको छोटा कर लेते, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। देखो ये क्या बोल रहा है, एक डीसी स्केल है, ठीक है, एक डीसी अमीटर की पूर्ण स्केल विभाजन में 5 एम्पियर करंट जा रहा, 5 मिली एम्पियर, इसका आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम है और 5 एम्पियर पर पूर्ण विक्षेपित करने के लिए संत प्रतिरोध का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखो मेरी बात सुनो, 5 मिली एम्पियर, हाँ या ना। चलो ये हमारा हो गया फुल स्केल, ये फुल स्केल फुल मीटर करंट है अपना 5 मिली एम्पियर, तो 10 की घात -3 मिली है ना, ठीक है। आंतरिक रेजिस्टेंस RM कितना है, 50 ओम। फुल करंट कितना चाहिए, फुल स्केल करंट 5 एम्पियर, सॉरी 5 एम्पियर। संट करंट क्या चाहिए, तो बस कुछ भी नहीं करना है इसमें, यही करना था अपने को। अब हमारा फील्ड करंट क्या हो जाएगा, संट करंट क्या हो जाएगा, संट करंट होता है फील्ड करंट माइनस मीटर करंट। ये करा तो संट करंट आ जाएगा आपका 5 माइनस 5 गुणित 10 की घात -3। तो इसको करेंगे तो 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये 0, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 2 3, तो एक तो है, तो 0.005, 0.005, तो ये आ जाएगा 4.995। ये हमारा संट करंट आ गया। कहाँ आ गया, करंट करंट। अब वोल्टेज क्या होता है, करंट मीटर करंट इंटू मीटर रेजिस्टेंस। ये हमारे पास कितना है, ये देख लो 5 गुणित, ये मीटर करंट 5 गुणित 10 की घात -3 इंटू ये है हमारा 50। ठीक है, इसको ऐसा के ऐसा रख लेते हैं अपन, ठीक है, इसको इस तरह से रख लेते हैं। जब इसको काम करेंगे अपन क्या निकालना अपने को, संट करंट बराबर होता है मीटर करंट और हमारा संट करंट, संट रेजिस्टर निकालना ना, ये होता है मीटर करंट कितना है, 5 गुणित 10 की घात -3 इंटू 50, और संट कितना है आपका 4.995। जब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 10 की घात -3 6 से, तो आपका आंसर आएगा 0.05, जो कि बिल्कुल सही है। ये बस इतना आपको करना था, ठीक है। ये तो करना पड़ेगा प्रैक्टिस, आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, ठीक है। आप बोलोगे कि अरे सर रोएंगे, हमको तो नहीं आता, भाई करना पड़ेगा, इसीलिए कंपटीशन, ठीक है। अब कंपटीशन में आना है, सरकारी नौकरी चाहिए तो करना तो पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब धारा में वृद्धि की जाती है तो प्रेरित ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है। दोस्तों जब धाराओं को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो प्रेरित होता है उसको बोलते हैं हम इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, कुंडली को बोलते हैं, करंट में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कुंडली। कुंडली में जो अपना जो चुंबक होती है, ठीक है, कुंडली में जो चुंबक होती है विद्युत बल ½ Li², ठीक है। ये इसको जब हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये दोनों घटेगी या बढ़ेगी, तो चुंबकीय गुण को ये संग्रहित करती है, ठीक है, जब बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अगला है हमारा, यदि चौथे रूप से सिल्वर बैंड वाले प्रतिरोध की टॉलरेंस कितनी होगी। दोस्तों यदि आपका सिल्वर चौथे बैंड पे सिल्वर है, तो सिल्वर आपने कलर कोड पढ़ा होगा, पहले नंबर पे अंक आता, दूसरे पे भी अंक आता, तीसरे पे क्या आता है, सहनशीलता, ठीक है, और तीसरे पे आता है गणनफल, और चौथे पे आता है सहनशीलता। इसका सहनशीलता कितना होता है, इसका 10% होता है। कितना होता है, 10% होता है। क्लियर इतनी बात। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC किस रूप में व्यक्त होता है। दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो XC 1/2πfc के नाम पर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी संधारित्र प्रतिघात क्या कहता है कि वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है, एक काल्पनिक गुण होता है, उसी को बोलते हैं हम संधारित्र प्रतिघात। इसको ओम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है दोस्तों, इतना आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है 78, जब किसी संधारित्र में डीसी वोल्टेज लगाया जाता है तो क्या होगा। दोस्तों हम जब किसी संधारित्र में डीसी वोल्टेज लगाते हैं तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है और फिर आगे धारा का अवरुद्ध करने लगेगा। आप जब भी किसी में डीसी दोगे
कैपेसिटर में तो 2 पाई एफ सी। दोस्तों यहां पर वो क्या देगा, डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 है ना, फ्रीक्वेंसी 0। यदि हमने फ्रीक्वेंसी 0 रखी तो ये पूरा क्या हो गया, 0। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/0। 1/0 को हम क्या लिखते हैं, अनंत लिखते हैं, हाँ या ना। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, अनंत, और करंट क्या हो जाएगा, 0। अरे हाँ या ना। तो यानी करंट तो इसमें जा ही नहीं रहा, यानी कैपेसिटर हमारा क्या हो गया, फुल चार्ज हो गया। क्या हो गया, फुल चार्ज हो गया है, जो करंट को रोक रहा है। कार्बन प्रतिरोध प्रमुख के चालक पदार्थ के बने होते हैं। दोस्तों कार्बन के ही बने रहते हैं कार्बन प्रतिरोध, ठीक है, कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संधारित्र में जाय वक्रीय एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो उसमें धारा क्या होगी। दोस्तों यदि हम कैपेसिटर को एसी सप्लाई से जोड़ दे तो क्या होता है, तो दोस्तों कैपेसिटर का काम करता है, वो करंट जो होता है, कैपेसिटर हम मोटर में इसलिए जोड़ते हैं, हमारा पंखे की में इसलिए जोड़ते हैं, लगाते हैं कि करंट 90 डिग्री पीछे हो जाता है, उसको 90 डिग्री वोल्टेज से आगे ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को लगाते हैं, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे ले जाने के लिए। प्रेणी के प्रतिघात XL किस पर आधारित होता है। दोस्तों XL का सूत्र होता है हमारा 2 पाई FL। दोस्तों प्रेणी प्रतिघात होता क्या, पहले करंट में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है, ठीक है, और करंट पर जो एक तरह से एक काल्पनिक गुण होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, एसी सर्किट में जो करंट को कहीं ना कहीं रोकने का काम कर रहा है, तो वही ये कहलाता है XL, जिसको बोलते हैं प्रेणी प्रतिघात। ये कुंडली के कारण होता है किसी भी एसी सर्किट में। तो दोस्तों ये किस किस पे, आवृत्ति पे निर्भर करता है और हमारा इंडक्टर, दोनों पे निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 82 हमारा क्वेश्चन है, एक श्रेणी सर्किट में प्रतिरोधक के सिरों के बीच कुल वोल्टेज कितनी होती है। दोस्तों यदि हमारा कोई एसी सर्किट है यानी सीरीज सर्किट है, उसमें ये बल्ब लगे या रेजिस्टेंस लगे, तो दोस्तों सभी में करंट समान होता है और वोल्टेज अलग अलग। करंट क्या होता है, समान होता है, और वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक सिरों में वोल्टेज का योग क्या होता है, अलग अलग। यानी यहां से 230 दिया, तो जब इनमें जो बटेगा, ये तीनों का जो योग होगा वो 230 आएगा। एक प्रेरित में एक परिणाम स्वरूप अधिक तीव्र परिवर्तित धारा उत्पन्न हो, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरणी प्रतिघात और विद्युत चालक बल उत्पन्न होता है। तो बताइए क्या होता है। तो दोस्तों हमारा जो इंडक्टर होता है उसमें विद्युत वाहक बल लेंथ के अनुसार बोलता है कि करंट में होने वाला परिवर्तन का क्या होता है, समानुपाती होता है, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये जब होता है, ठीक है, प्रेरित किसके कारण होता है, विद्युत वाहक बल, हमारा करंट में होने वाला परिवर्तन। अब हमारा इंडक्टर क्या कहता है, 2 पाई FL, ठीक है, यानी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडक्टर बढ़ेगा, और इंडक्टर बढ़ाओगे तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है, यानी आपने इंडक्टर बढ़ाया, ठीक है, तो आपका विद्युत वाहक बढ़ेगा। तो यहां पर उच्च आवृत्ति और अधिक, तीनों चीजें क्या होगी, अधिक अधिक होगी। एक वियोजित पूर्ण आवेशित संधारित्र खतरनाक क्यों हो जाता है। दोस्तों जब पूरा आवेशित हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, कोई चार्ज नहीं हो रहा, जिसके कारण क्या होता है, जो डिस्चार्ज प्रोसेस होती है, निरावेशित हो जाता है, जिसके कारण उच्च वोल्टेज होगा और क्या लगेगा, झटका लगेगा। क्या लगेगा, झटका लगेगा। जब हमारा कैपेसिटर पूर्ण चार्ज हो जाता है तो वो क्या देता है, झटका देता है। क्या देता है, झटका। 85 स्थिर डीसी सर्किट में संधारित्र के बीच में वोल्टेज कितनी होती है। दोस्तों जो आपने इनपुट, जब डीसी स्थिर वोल्टेज डीसी सर्किट होता है तो उसमें संधारित्र में बीच में कितनी वोल्टेज होती है, जितनी इनपुट वोल्टेज है उतनी ही आउटपुट वोल्टेज की क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। तो वोल्टेज की क्या होती है, यहां पर समान होती है, ठीक है, जब वो डीसी सर्किट से, स्थिर डीसी सर्किट से जुड़ा हुआ है। इसी स्थिर डीसी सर्किट में अभी बताया था मैंने कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 0 हो जाने के कारण, इसी कारण ये डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। तो इसमें जो दिया गया वोल्टेज और आपूर्ति वोल्टेज दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 33 ओम का प्रतिरोध है जो 10 माइक्रोफेराड धारिता के श्रेणी क्रम में जुड़ा है, उसमें आपूर्ति वोल्टेज 75 वोल्ट और आपूर्ति आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, तो प्रेरणी प्रतिबाधा क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन रियल में कह रहा हूं, ये क्वेश्चन है ना, जिस बंदे से हुआ होगा उससे ही हुआ होगा, क्योंकि पहले तो ये कुछ भी नहीं करना था। या Z बराबर क्या होता है, R स्क्वायर
एक्सएल माइनस एक्ससी। थोड़ा सा यहाँ निकालना, आर तो आपको पता है, आर कितना दिया 3300, यहां तो मिल गया आपको ये आर। अब यहां पे निकालना था आपको एक्सएल एक्ससी। एक्ससी क्या होता है 1/2 पाई एफ सी। क्लियर। अब इसको निकाल लेते हैं, 2 गुणित 22/7। सर फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी है 200 हर्ट्ज और सी कितना है, सी है 10 गुणित -6 माइक्रोफैराड है। जब इसको सोल्व करोगे ना आप, इसको सोल्व करोगे तो 79.66 आएगा। ठीक है, सोल्व करोगे 70.66 आएगा, जो किसकी वैल्यू थी यहाँ पर केवल एक्स सी की, और एक्स सी माइनस होगा तो आर स्क्वायर माइनस से, तो 33 माइनस 79.66, ये इसकी सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स सी की। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 फेज प्रेरण मोटर की चाल की स्पीड कंट्रोल विधि नहीं है। दोस्तों हम जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड हम पोल के द्वारा कंट्रोल करते हैं, फ्रीक्वेंसी के द्वारा कंट्रोल करते हैं, ठीक है, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण द्वारा कंट्रोल करते हैं, स्लिप रिंग, स्लिप का सूत्र होता है NS माइनस NR, स्लिप द्वारा कंट्रोल करते हैं, पर रोटर के ध्रुव को परिवर्तन करके नहीं करते। रोटर में वोल्टेज को परिवर्तन करके कर सकते हैं, पर जो पोल को परिवर्तन करके नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाल नियंत्रण के लिए स्टेटर के ध्रुवों की संख्या परिवर्तित करके किस मोटर उपयोग होती है। यानी हम स्टेटर में पोल को की संख्या को परिवर्तित करके किस मोटर उपयुक्त होती है। तो दोस्तों हमारी जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम पोल, स्टेटर में पोल की संख्या को परिवर्तित करके इस मोटर सबसे अच्छी होती है। बाकी इसमें भी कोई इसमें दिक्कत होती है, इसमें भी दिक्कत होती है, इसमें भी अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक प्रचालन के दौरान 3 फेज प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर अधिक गर्म हो जाते हैं, अधिक तप्त हो जाती है, तो बार बार ट्रिप क्यों होती है। तो दोस्तों यदि आपकी मोटर 3-4 कारण होते हैं, यदि कहीं पर टर्मिनल लूज है, ठीक है, या आप उसको ओवरलोड पे चला रहे हो, तो ठीक है, टर्मिनल के ढीले कनेक्शन के कारण भी सप्लाई क्या होगी, कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। ठीक है, आपकी मोटर चालू ही नहीं होगी। यदि कम तापमान है तो वो गर्म ही नहीं होगी, लो वोल्टेज है तो मोटर चलेगी नहीं। मोटर क्या हो रही है आपकी, ज्यादा गर्म हो रही है, तो मोटर में कहीं ना कहीं अंदर खराबी है, ये ज्यादा ओवर वोल्टेज है, ओवरलोड है। ठीक है, इसी कारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन, एक मोटर को एक निश्चित गति पे पहुंचने के बाद पारंपरिक कुंडली अलग क्यों कर देते हैं। कौन सा उपकरण होता है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देता है। दोस्तों हमारी जो सिंगल फेस मोटर होती है, उस सिंगल फेस मोटर में 2 वाइंडिंग होती है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की होती है, ठीक है, और इसके बीच में होता है यहाँ पर लगातार सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है, और ये होता है रोटर, और ये हमारी एसी सप्लाई। दोस्तों ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, ये रनिंग वाइंडिंग होती है। ये रोटर हमारा 75% घूम जाए, यानी मान लो 1200 आरपीएम की मोटर है, इसका 75% घूम जाए, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट कर देता है और फिर मोटर रनिंग वाइंडिंग पे चलती है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट कर देता है। क्लियर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल स्विच की तरह भी ये काम करता है। अगला, एक विभक्त कलम प्रेरण मोटर में क्या होता है। तो दोस्तों एक जो सिंगल फेस मोटर होती है, एक विभक्त यानी एक सिंगल फेस जो मोटर होती है, उस मोटर में क्या होता है, तो उसमें यही होता है कि जब हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सामने कौन लगा रहता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है, और हमारा रनिंग वाइंडिंग के साथ रनिंग वाइंडिंग जो होती है वो रोटर के में होती है, यानी रोटर के समांतर होती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पे होती है, रनिंग और स्टार्टिंग 90 डिग्री। क्लियर है। तो अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है किसके साथ जुड़ा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। किसके साथ, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यदि 3 फेज प्रेरण मोटर का घूर्णक यथार्थ रूप से तुल्यकालिक हो जाए तो मोटर में टार्क उत्पादित होगा कि नहीं। तो दोस्तों मोटर में जो स्लिप होती है, हम कहते हैं स्लिप क्या होता है, NS माइनस NR। ठीक है, NS अपॉन माइनस NR। तो दोस्तों यदि हमारी तुल्यकालिक घूर्णन कर रहा है और मोटर का घूर्णन यथार्थ रूप से घूर्णन कर रहा है, एक के साथ घूर्णन कर रहा है, तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, 0। स्लिप 0 तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0।
तो दोस्तों ये जीरो तो ये भी जीरो, जीरो में से जीरो यानी बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे जीरो, जो टॉर्क विकसित नहीं होगा, मेरी मोटर घूमेगी नहीं। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका आंसर। हम अगले क्वेश्चन पे जानते हैं 93 पे, एक सिंगल फेस मोटर को स्टार्ट करने की, ठीक है, करने के लिए सामान्य किस विधि का उपयोग करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर स्टार्ट विधि का यूज करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, मोटर को स्टार्टिंग झटका देने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम कैपेसिटर लगाते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट विधि, संधारित्र स्टार्ट विधि। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 फेस इंडक्शन मोटर में स्टेटर किसके समान होता है। तो दोस्तों हमारा जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टेटर स्थिर होता है और चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस गति। वैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं, स्टेटर के समान होती है, उसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो घूमने चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं होता, पर उसका जो काम होता है 3 फेस इंडक्शन मोटर को यदि हम सेकेंडरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर का हम सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दें तो वो हमारे 3 फेस इंडक्शन मोटर की तरह काम करती है, तो उसकी तरह होता है। और दोस्तों हमारा जो अल्टरनेटर होता है, एसी जनरेटर होता है, वो भी हमारा किसकी तरह, उसका स्टेटर होता है 3 फेस इंडक्शन मोटर के समान होता है। तो इसी कारण हम इसको आंसर लिख रहे हैं 3 फेस इंडक्शन रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 95, निम्नलिखित में से कौन सा एच प्रकार की केबल और एसएल यानी एसएल यहां पर है पृथक सीसा प्रकार की केबल को मुख्य लाभ कौन सा होता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा, जो हमारी एच प्रकार की केबल होती है वो हाई वोल्टेज होती है, और एसएल प्रकार की होती है सेपरेटेड लेट। इस पे लेट का इंसुलेशन चढ़ा रहता है, जिसके कारण कोरों का के बीच जो अलग अलग कोर होती है, उस कोर के बीच क्या होता है, वोल्टेज का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वोल्टेज का जो हम कह सकते हैं लीकेज होता है, उसका कम जोखिम होता है, वोल्टेज का जो ब्रेकडाउन होता है वो कम होता है। इसी कारण हम क्या करते हैं, एसएल केबल का यूज करते हैं। ये ज्यादा वोल्टेज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ये अंडरग्राउंड केबल होती है। अगला होता है, केबल में चालक पर इंसुलेशन की मोटाई किस पर आधारित होती है। दोस्तों याद रखना, किसी भी केबल के ऊपर जो रबड़ चलता है वो उसके वोल्टेज पे डिपेंड करती है, केवी पर एमएम, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। ये किस पे डिपेंड करती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज पे, कि उस पे कितना इंसुलेशन चढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है 97, दोस्तों भूमिगत केबल की विद्युत रोधन स्थिति को आकलन करने के लिए किस परीक्षण किया जाता है। दोस्तों यदि भूमिगत केबल का इंसुलेशन टेस्ट करना है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है, जिसके द्वारा उसका इंसुलेशन टेस्ट करता है कि इंसुलेशन के कारण लीकेज तो नहीं हो रहा है करंट, ठीक है, ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। क्लियर इतनी बात। अगला क्वेश्चन 91, इंस्टॉल करने के दौरान केबल में किंकिंग यानी वाकुचन से क्या बचाना होता है। दोस्तों वाकुचन कहता है, ये हमारा केबल की एक लैंग्वेज होती, केबल के लिए एक यूज किया जाता है, जिसमें बोलते हैं कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर को इस तरह से कि आपस में लीकेज ना हो, ठीक है, इंसुलेशन ब्रेक डाउन ना हो, और कंडक्टर आंतरिक कंडक्टर और जो इंसुलेशन को नुकसान से बचा दे, वो कहलाता है किंकिंग, जिसको बोलते हैं वाकुचन। क्लियर है दोस्तों। 99 क्वेश्चन है, केबल के बाह्यतम सुरक्षा परत में जो वायुमंडलीय वातावरण से बचाता वो कवच होता है, वो हमारा होता है सर्वाइल। क्या होता है, सर्वाइल। इसकी एक मेथड होती है सिम्बास। क्या होती है, सिम्बास। पहला होता है कंडक्टर, फिर होता है इंसुलेटर, फिर होता है मेटल जो एल्यूमिनियम या किसका चढ़ा होता है, लेड का, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा बेंडिंग पे क्या रहा है, जूट या हर्सरिंग चढ़ा रहता है, ठीक है। फिर आर्मिंग पे स्टील की लेयर चढ़ाई जाती है, और सर्विंग उसके ऊपर जूट फिर हर्सिंग की चढ़ाई जाती है। तो ये क्या करती है, ये हमारे कंडक्टर होता है जो चालक तार कॉपर का होता है, इस पे होता है इंसुलेशन, रबड़ चढ़ा जाता है। फिर लेड, ये क्या करता है, लेड नमी और यांत्रिक सुरक्षा से बचाता है। उसके बाद होता है बेंडिंग, या आर्मिंग और बेंडिंग के बीच कटाव को रक्षा करता है। और आर्मिंग क्या होता है, यांत्रिक चोट जो होती है उससे दबाव से भी बचाता है। क्लियर इतनी बात। तो सर्वाइंग इसका आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मुर्रे पास परीक्षण, मुर्रे लूप टेस्ट किसके उद्देश्य से किया जाता है। दोस्तों मुर्रे लूप टेस्ट हमारा भूमिगत केबल के शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है, या लीकेज के लिए हम कौन सा कनेक्शन टेस्ट करते हैं, मुर्रे पास टेस्ट। दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन उन पे ऑब्जेक्शन लगाना है। दोस्तों जैसे भी कोई इंफॉर्मेशन सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आती है, मध्य प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से आती है कि क्या रिजल्ट होगा, कैसा क्या होगा, कट ऑफ तो कम ही जाएगा, ये 100% तय है।
आप 70 नंबर भी है तो आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। बस आपको धैर्य बना के रखना है। बस मध्य प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप चोरी ना करें, जिन बच्चों की वैकेंसी उन्हें वैकेंसी दे, कोई फर्जीवाड़ा ना करे। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, और सभी बच्चों से कहता हूं जो टोल फ्री नंबर दिए हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उस पर जरूर कॉल करें। उनको बोलिए कि भैया हमें बार बार हमें दिक्कत आ रही है, हमें बताइए, हमारे आंसर की ओपन नहीं हो रही है। तो वो खुद प्रेशर में आएंगे, तो उनको खुद को लगेगा कि नहीं, हाँ कि हम वहाँ के बच्चे क्या जागरूक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने जो सेकंड पार्ट बनाया है वो पूरी आपको समझ में आया होगा। प्ले लिस्ट बनी है मध्य प्रदेश बिजली विभाग के नाम से, आप जाइए यूट्यूब पे पूरी प्ले लिस्ट देखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें, जिसमें आपको सारी वीडियो मिलेगी बिजली विभाग की तैयारी करने के लिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।